नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विज्ञान खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हाल फिलहाल की घटनाओं में चर्चा में रहे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में मिला नया CRIB रक्त समूह किस ब्लड ग्रुप का सिस्टम का हिस्सा है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं: ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, प्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम या मिंक ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो देखिए, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है, ये नायाब है। CRIB ब्लड का नाम रखा गया है, ये प्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट है। अब ये मामला चर्चा में क्यों आया, आपका विकल्प तो सी सही हो जाएगा। चर्चा में इसलिए आया कि बेंगलोर में एक ऐसा केस आया, एक 38 वर्षीय महिला थी जिनमें एक विशेष प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया जो कि दुनिया में पूरे नायाब था। अब इस ब्लड ग्रुप को नाम क्या दिया गया है, तो CRIB नाम दिया गया है। ये कोलार जिले की थी, कोलार यानी कर्नाटक की थी। अब इस रक्त समूह में किसी भी सामान्य सैंपल से इनका ये जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं किया और ये पहली दुनिया की महिला व्यक्ति हैं जिनमें कि ये ग्रुप पाया गया। तो इसमें इस नए प्रकार के CRIB प्रकार के एंटीजन की वजह से इसका नाम ये CRIB क्यों रखा उसको देखिए। तो दरअसल CR डिनोट करता है किसको, क्रोमर को, यानी एक रक्त समूह है, इस रक्त समूह को CR डिनोट करता है और बाकी जो दोनों अक्षर हैं यानी कि I और B, I फॉर इंडिया और B फॉर बेंगलोर, तो इससे मिलाकर इसको नाम क्या दे दिया गया है, CRIB दे दिया गया है। अब ये CRIB एंटीजन क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक हिस्सा है। क्रोमर एक नया नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए विकल्प आपका C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन डी से लेकर, विटामिन डी से संबंधित है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कथन क्या है, यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। दूसरा है इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों एक और, न तो एक न तो दो। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, क्योंकि ये जो विटामिन आपका डी होता है ये वसा में घुलनशील होता है। कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो A, D, E और K, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। वहीं पर इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो ये कथन भी सही है। सही नहीं पूछा है तो डी विकल्प हो जाएगा, यानी कि न तो एक न ही दो। इसका मतलब कि दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब आपसे एक प्रश्न यहां पर हम पूछते हैं, आप बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, इससे पहले अगले प्रश्न पर चले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि द लैंसेट साइकियाट्री ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में विटामिन डी क्यों चर्चा में आया इसको पहले जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि विटामिन डी की कमी के कारण जो न्यूरो विकास संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिजीज है वो उत्पन्न होती है। ये क्या होती है, तो विशेष तौर पर आप देखेंगे जो गर्भ में जब बच्चा होता है, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड की कंडीशन होती है, उस समय क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है अगर विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से सिर्फ ये मत सोचिए कि हड्डियों के संबंधित विकार ही जन्म होते हैं, उन्हीं का जन्म होता है। साथ ही साथ जो विकास ट्रांसमिशन है वो भी, सिग्नल ट्रांसमिशन है वो भी प्रभावित होता है। जो सूजन होती है, सूजन को कंट्रोल करता है जो अर्ली चाइल्डहुड दौर में, वो चीज भी प्रभावित होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं जो विकासशील मस्तिष्क है, यानी कि जिस मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड, जो बच्चे में, वो चीज प्रभावित होती है और बच्चा शिकार होने लगता है ऑटिज्म का, ADHD का और साथ में सीजोफ्रेनिया जैसे रोगों से, वो मानसिक बीमारियों का खतरा होने का उसको चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में, अब रिपोर्ट कहां पर थी, रिपोर्ट डेनमार्क के 1981 से 2005 तक के बीच में 71,793 बच्चों के ब्लड सैंपल पर उसने यहाँ पर अध्ययन किया था और रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में विटामिन डी की कमी से ऑटिज्म भी देखा गया और अन्य न्यूरो संबंधित बीमारियां भी देखी गई, जिसका भी आपको नाम बताया गया, यानी कि ADHD भी हुआ होगा उनको और सीजोफ्रेनिया भी होगा। तो ये प्रभावित होता है, जो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं, विशेष तौर पर जो अर्ली चाइल्डहुड का जो दौर होता है। अब विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, अतः कथन एक सही है और साथ साथ इसका वैज्ञानिक नाम आप जानते ही हैं कि कैल्सीफेरॉल है, इसलिए दूसरा भी सही है। कुछ खाद्य पदार्थों में यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से विटामिन डी का हमको जो स्रोत है वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, शरीर में स्वतः रूप से संश्लेषित होता है। अगला है माइकोराइजल कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइकोराइजल कवक पौधों की जड़ों के साथ साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिससे पोषक तत्वों और जल का अवशोषण बढ़ जाता है। दूसरा है 90% से अधिक माइकोराइजल जैव विविधता हॉटस्पॉट संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित है। अब इसमें आपको कौन से कथन सही है इसमें बताना है। तो इसमें तो देखिए
आपके दोनों ही कथन सही हैं। माइकोराइजल कवक पौधों की जड़ों के साथ साथ सहजीवी संबंध बिल्कुल बनाते हैं, और माइकोराइजल अगर कवक की बात करें तो ये सहजीवी संबंध बनाते हैं, पौधों की जड़ों पर उग जाएंगे, पेड़ों के पौधों के साथ उनसे जोड़कर क्या करते हैं, लाभकारी संबंध बनाते हैं, यानी कि उनसे पोषक तत्व लेते हैं। तो ये आपका सही है। दूसरा, 90% से अधिक माइकोराइजल जैव विविधता हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है उनसे बाहर स्थित हैं। तो ये आपके दोनों ही कथन सही है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये 80% से अधिक पौधों के साथ सहजीवी संबंध क्या करते हैं, बनाते हैं, और जो भी पोषक तत्व होंगे जैसे फास्फोरस हो गया वो क्या करेंगे, पौधों से ले लेंगे और उसके अवशोषण में ये उनको सहायता करते हैं। पौधों की जड़ों से CO2 का उपयोग करके कार्बन पृथक्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए पहला कथन आपका सही था। सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स यानी SPUN ने अंडरग्राउंड एटलस जब लॉन्च किया तो एक तथ्य और सामने आता है जिसमें यह बताया गया कि माइकोराइजल जो कवक है 90% से ज्यादा इस प्रकार के जो कवक है माइकोराइजल कवक जो है वो हॉटस्पॉट संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हैं, और दूसरा कथन यही कह रहा था, तो ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निसार मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निसार मिशन के लिए पहला कथन है कि निसार विश्व का पहला उपग्रह मिशन है जो एक ही प्लेटफॉर्म से दोहरे आवृत्ति रडार L बैंड और S बैंड का उपयोग करता है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य भूमि परिवर्तन, वन बायोमास, कृषि चक्र, क्रायोस्फीयर गतिशीलता, भूकंप तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करता है। तो देखिए यहां पर कौन से कथन सही हैं, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। निसार जो है विश्व का पहला उपग्रह ऐसा मिशन है जो एक ही प्लेटफॉर्म से दो बैंड यानी L बैंड और S बैंड दोनों का उपयोग करता है, इसलिए आपका सही है। L बैंड यहां पर जो उपलब्ध कराएगा वो कौन कराएगा, तो L उपलब्ध कराएगा नासा, और जो S बैंड है वो उपलब्ध कराएगा इसरो। तो याद रखिएगा। अब L बैंड से क्या होगा कि ये गहराई तक जो है वो घुसने में सक्षम होता है, और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जंगल है, जंगलों के नीचे की जो सतह है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकेगी। S बैंड क्या करेगा, S बैंड से क्या होगा, इसरो द्वारा सतह के जो नजदीकी बदलाव होते हैं उस बदलाव को महसूस किया जा सकेगा, उसको बेहतर तरीके से पकड़ा जा सकेगा इसकी वजह से। तो ये दोनों ही बैंड यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर उपयोग किए जाएंगे निसार की सहायता से। तो यहाँ पर ये इस तरह विश्व का पहला उपग्रह मिशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य भूमि परिवर्तन, वन बायोमास, गतिशीलता, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही है, ये सारा ही काम ये करेगा। तो दोनों ही कथन आपके सही होंगे, तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो निसार आप देख लीजिए, निसार यानी कि नासा और इसरो, इन दोनों को का सम्मिलित ये नाम आप देख सकते हैं, इसमें भी ये झलक रही है चीजें। निसार यानी कि सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे कि इसरो और नासा के द्वारा ज्वाइंट रूप से डेवलप किया गया है। क्या है, एकल प्लेटफॉर्म है, दोहरी आवृत्ति है, यानी कि L बैंड भी और S बैंड भी एक ही प्लेटफॉर्म से, ये इसकी खास बात है। उपग्रह मिशन है, पहला कथन सही था। इसके उद्देश्य में क्या क्या है, तो भूकंप अगर कहीं हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ज्वालामुखी की गतिविधि हो रही है, वन बायोमास हो गया, कृषि के पैटर्न में कोई बदलाव हो रहा है, ये वेटलैंड से संबंधित कोई चीज हो रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों में क्रायोस्फीयर गतिशीलता यानी कि अगर वहां पर आइस जो है वो क्षमा करिएगा, वहां जो हिम है वो अगर पिघल रहा है तो उसकी निगरानी के लिए 12 दिवसीय अंतराल पर क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन डेटा को प्रदान करेगा, यानी कि 12 दिन के अंतराल पर हाई रेजोल्यूशन का डेटा ये प्रोवाइड करेगा। दूसरा भी कथन आपका सही था, तो ये दोनों ही कथन के आधार पर सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है नील गाय ब्लू बुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला एक एशिया की सबसे बड़ी मूल मृग प्रजाति है। दूसरा यह है मुख्यतः दिवसचर्या यानी दिन में सक्रिय होती है, और तीसरा है वर्ष भर प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसकी गर्भधारण अवधि लगभग 8 महीने की होती है। तो देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मृग प्रजाति, बिल्कुल सही बात है, ये मूल रूप से मृग प्रजाति है और एशिया में पाई जाती है। मुख्यतः दिवसचर यानी दिन में सक्रिय होती है, ये भी सही है। नीलगाय अक्सर आपने देखा होगा जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां पे दिन में खेतों में ये घुस जाती है। तो वर्ष भर प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित यानी वर्ष भर ये प्रजनन कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, और 8 महीने गर्भधारण। तो तीनों ही कथन आपके सही है। तो कौन सा कथन यहाँ विकल्प सही होगा, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, नीलगाय की अगर बात करेंगे, इसको ब्लू बुल भी कहा जाता है या ब्लू बक भी कहा जाता है। अब ये एशिया की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है और मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ये पाकिस्तान से लेकर आप बांग्लादेश तक देखेंगे तो वहां तक ये पाई जाती है, फैली हुई है, इसलिए पहला कथन सही है। दिनचर प्राणी है, दिन में चलती है, ये मुख्य रूप से दिन के समय ही सक्रिय होती है, और जो शुष्क उष्ण कटिबंधी वन है वहां में रहते हैं, शाकाहारी होते हैं, घास, जड़ी बूटी, पत्ते, बीज खाते हैं, और काष्ठीय पौधों पर भोजन ये इनका आश्रित
होता है। पूरे वर्ष प्रजनन भी इनमें होता है और इसकी अवधि 8 महीने होती है। तो दूसरा भी कथन यहाँ पर सही है। मौसमी पैटर्न की अपेक्षा आप देखेंगे तो हमेशा प्रजनन की अनुमति इनको होती है, मतलब ये वर्ष भर प्रजनन करते हैं। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट के निकट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? विकल्प आपके सामने है, शौर्य, प्रलय, पृथ्वी या त्रिशूल। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। करते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।